और उत्तर प्रदेश के हाथरस में इसे यात्रियों को शिवखोड़ी लेकर जा रही एक बस जम्मू के भांबला में हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 22 यात्रियों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 50 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर है। इनमें से गंभीर रूप से 47 घायलों को इलाज के लिए जेएमसी जम्मू में भर्ती कराया गया है और जेएमसी जम्मू की तरफ से लोगों से घायलों के लिए ब्लड डोनेट की अपील की गई है। इस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और घायलों के साथ साथ मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे राशि का ऐलान किया गया है। इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दिए हैं। ये जांच एडीसी जम्मू करेंगे और 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, सांसद जुगल किशोर ने जम्मू में बस हादसे में घायल हुए लोगों से जेएमसी में मुलाकात की और घायलों का हाल जाना। घायलों से मिलने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला भी जेएमसी जम्मू पहुंचे थे। बहुत दुखदायक घटना जो है वो घटी है और देखिए 22 लोगों का अचानक इस दुनिया से चले जाना और फिर एक्सीडेंट की वजह से ये बड़ा दुखदायक है और फिर काफ़ी लोग जख्मी भी हैं। मैं तो चाहूँगा कि इस घटना की इंक्वायरी जो है वो करवाई जाए, कितने लोग उस बस में थे और फिर एक ही ड्राइवर चला रहा था या कोई दूसरा ड्राइवर भी साथ था और यूपी से चलकर जहाँ तक ये बस आई है और कैसे ये खाई में चली गई। बहुत अफसोस की बात है। हम परिवार वालों के साथ खड़े हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं। ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए था। 22 से भी ज़्यादा जाने यहाँ पे चले गई हैं और काफ़ी लोग इंजर्ड पोजीशन में यहाँ पे आए हैं। प्रशासन चुस्त है। यहाँ पे डीसी साहब ने भी दौरा यहाँ पे लगाया और इंजर्ड का हाल जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे ज़रूरत है ब्लड की। हम अपने वॉलंटियर्स को भी यहाँ पे भेजेंगे कि फौरी तौर पे रात तक वो अपना ब्लड डोनेट करें ताकि किसी को अगर सुबह सर्जरी की ज़रूरत हो तो किसी कारणवश डिले ना हो पाए। ये बहुत ही कष्टदायक, दुखदायक, पीड़ादायक, दिलदोष वाकया पेश आया है। जिन लोगों की इस हादसे में जान चली गई उनके परिवारजनों के प्रति हम दुख का इजहार करते हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और जो घायल हैं उनके शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। वहीं जम्मू में सड़क हादसा होने का एक कारण जंगलों में आग भी बताया जा रहा है, जिस कारण सड़क पर विजिबिलिटी 0 हो चुकी थी। पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर टांडा इलाके में जहां आज सड़क हादसा पेश हुआ है, सड़क हादसा पेश होने का मुख्य कारण ये भी माना जा रहा है कि जो पहाड़ी जंगलों में जो आग लगी हुई है, ये जो आप जंगल सामने देख रहे हैं, इस समय धुआं जो है वो काफी इन जंगलों में आपको दिख रहा है और इन्हीं को एक कारण जो है वो माना जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि धुआं जो है वो सड़क तक जो है वो काफी अपना प्रकोप जो था वो डाल रहा है और कहीं ना कहीं उसकी विजिबिलिटी जो है वो सड़क की कम हो गई है, जिसके चलते हुए ये सारा का सारा जो है वो ये हादसा जो है वो पेश आ सकता है। मेरे साथ कुछ यहाँ के जो स्थानीय हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं, जो कुछ घंटे यहाँ से इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरे थे, उनसे हम बात करते थे। कैसा नज़ारा था? आप भी गुजरे थे कुछ घंटे यहाँ इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से, आग कितनी भयानक थी और धुआं कैसा था सड़क पे? जी देखिए, ऐसे तो मैं रियासी का रहने वाला हूँ। यहीं से आज जम्मू पुंछ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ से ट्रैवल कर रहा था। पूरे रास्ते में आप कहीं भी देखेंगे जहाँ भी जंगलों में आग लगी हुई है, धुआं काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी जो है वो काफ़ी लोगों की जो है वो कम हो रही है। और अभी भी आप देखें, किसी भी आप जंगल में चले जाइए, किसी भी फॉरेस्ट डिवीजन में चले जाइए तो आगजनी की घटनाएं सामने दिख रही हैं और इस वजह से जो यहाँ पर अभी भी विजिबिलिटी उतनी नहीं है जितनी अक्सर देखी जाती थी। लेकिन आपके सामने आके पूरे जंगल जो है वो इस समय जल रहे हैं और ये कारण ये भी माना जा रहा है। बिल्कुल ये कारण माना जा रहा है। बिल्कुल मेरे वीजे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही मोड़ है जिस मोड़ के ऊपर ये भीषण हादसा सड़क हादसा जो है वो घटित हुआ है और इसी सड़क हादसे में जो है वो अभी फिलहाल जो है वो रेस्क्यू लगातार चल रहा है। लेकिन ये जो चौतरफा आपको जंगल दिख रहे हैं, ये इसी मोड़ के ऊपर जो आपको जंगल दिख रहा है, ये जंगल जो है वो पूरा जल करके राख हो चुका है और
और यही एक कारण माना जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय जरूर बनता है, लेकिन एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जो धुआं जो निकल रहा है आग लगने के कारण जो विजिबिलिटी जो है वो कम हुई है, उसे भी जो है कहीं ना कहीं एक नज़रिए से जो है देखा जा रहा है कि चालक को विजिबिलिटी जो है वो कम होने के चलते जो था रास्ता ना दिखा हो, तो ये हादसा जो है वो भयानक रूप धारण कर चुका है। ये कहीं ना कहीं जो इलाकों में जो आग लगी हुई है, ये कहीं ना कहीं इस समय कारण जो है वो जरूर सड़क हादसों का बन रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, अखनूर। हादसे का शिकार हुए बस के आगे आगे चलने वाले ट्रक चालक के साथ बातचीत की हमारे संवाददाता करणदीप ने। ट्रक चालक ने कहा कि घटनास्थल जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है। मेरे साथ इस समय चालक ही खुद मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। हम लेकिन उसी घटनास्थल पर मौजूद है जिस जगह पर जो है वो गाड़ी जो है वो बस सड़क हादसे का शिकार हुई है। बस जो है वो गहरी खाई में नीचे जो है वो गिरी पड़ी है और मेरे साथ इस समय एक चालक मौजूद है। आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं सर ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं। आप मुझे बताएंगे कि आप इस सड़क पर जब चल रहे थे तो विजिबिलिटी कैसी थी? इतना धुआं था, गबार था। मैं सुबह निकल के गया हूँ 6, 5:30, 6 के बीच गया हूँ। इतना धुआं था पूछो मत, इतना गबार को दिखाई दे ही नहीं था। मैं गाड़ी के शीशे ट्रक के खोल के फिर मैं गाड़ी जैसे निकाली 1 नंबर 2 नंबर जहाँ से निकले गया हूँ। इतना धुंध से अगर पीछे गबार था पूछो मत। आपको लगता है कि सड़क हादसे होने का कारण जो है वो एक धुआं के कारण हुआ एक्सीडेंट, और कोई मतलब ही नहीं है। सुबह ये एक्सीडेंट हुआ 11 बजे बता रहे हैं, तो वो गबार बड़ा था, धुआं रोड दिखाई दे ही नहीं था, उसी कारण एक्सीडेंट हुआ। और क्या मतलब नहीं, कोई इतना कोई ट्रैफिक नहीं थी, कोई रोड खुला था, तो धुआं के कारण हुआ। जंगल में आग लगाने सब तो पाप है। ये लोग क्या लगा देते हैं आग, अपने जमीन साफ करते हैं, बस वो आग लग है जंगल में। आपको यही कारण लग रहा है? बिल्कुल। ये इस समय मेरे साथ ट्रक चालक मौजूद थे जो इसी रास्ते पर चला करते हैं और सुबह जब बस निकली थी तो उसके साथ साथ ये भी कहीं ना कहीं अपनी ट्रक को निकाल रहे थे। तो इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जंगल में जो थी वो आग काफ़ी भीषण थी और धुआं जो था वो गाड़ियों के अंदर तक पहुँच रहा था। विजिबिलिटी काफ़ी जो थी वो डाउन हो चुकी थी और रास्ता दिखना काफ़ी मुश्किल था। ये भी एक कारण रह सकता है, लेकिन ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि क्या कुछ कारण, क्या कुछ वजूहत रहे हैं इस सड़क हादसा घटित होने में। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, अखनूर, टांडा। और भलेसा के गिल रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। घायलों का उपजिला अस्पताल गंडोक में प्राथमिक इलाज किया गया, जिसके बाद एक घायल के सिर में गंभीर चोट होने के कारण उसे जीएमसी डोडा रेफर कर दिया गया। गाइड मॉडर्न स्टेयरिंग लाग ब्रेक तंबाद क्या गो तंबाद बाउस यूज मेड फास्ट तो कत जन टोटल अत में 4 जन 3 जन के जख्मी किसको भी लगी? 3 पेशेंट लाए हुए हैं, इसमें से एक ब्रॉड डेड है जिसका नाम इरशाद है, वो कहरा का रहने वाला है। तो एक हमारे पास ये है आकिब है और एक आरिफ है, ये इंजर्ड है। इनमें आरिफ स्टेबल है, उसको हम यहीं ट्रीटमेंट देके घर भेजेंगे। तो जो दूसरा वाला है उसको हम रेफर करने को फ्रैक्चर। उधमपुर में वन विभाग भीषण गर्मी में आग की घटनाओं को देखते हुए पूरी तरह तैयार है। वन विभाग ने सक्रिय कदम उठाते हुए 10 विशेष नियंत्रण कक्ष फाइटर सेल स्थापित किए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रभागीय वन अधिकारी नवनीत सिंह ने बताया कि अब तक जंगल में आग लगने की करीब 19 मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए विभाग की तरफ से आवश्यक कदम उठाए गए हैं। टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा है और बारिशें हो नहीं रही हैं, उसके चलते जंगल में आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गई है। हमारे पास भी इस महीने अभी तक कुल मिला करके 19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके अंदर कुल मिला के 38 हेक्टेयर्स का एरिया इफेक्ट हुआ है। अच्छी बात यह है कि इसमें कहीं पे भी कैनोपी फायर नहीं हुई है, सारी सरफेस फायर थी और हमारे स्टाफ ने बड़ी मुस्तैदी से काम करते हुए कहीं पे भी जान माल का नुकसान नहीं होने दिया। इसके अंदर हम अपने फायर कंट्रोल रूम बनाते हैं। उधमपुर डिवीज़न में हमने कुल मिला करके 10 फायर कंट्रोल रूम सेटअप किए हुए हैं। उन फायर कंट्रोल रूम की हमने डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, कौन मेंबर होगा, ये हमारे जो एलिड डिपार्टमेंट है, सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, उसके साथ भी शेयर किया है। साथ में फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी हमने ये लिस्टें शेयर की है, जिससे कि सभी डिपार्टमेंट के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सके और टाइम पे उस जगह पे पहुंच करके आग को बुझाया जा सके।
मेरठ के मानकोट सेक्टर में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के उस पार से आग लगाई गई है, जिसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा पार बिछाई गई कई बारूदी सुरंगें भी इस आग की चपेट में आई हैं, जिनकी आवाज सुनाई दी है। वहीं सेना और वन विभाग आग को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं और कई जगह आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस बातचीत में फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की, साथ ही पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर भी सवाल उठाए। देखिए, जम्मू कश्मीर तब तक नहीं ठीक होगा जब तक हमारे दो मुल्क जो बड़े हैं इनमें वो सोच ना आए कि जंग अब रास्ता नहीं है, रास्ता बातचीत का है। मुझे तो बातचीत की बात करता हूं तो कहते हैं ये पाकिस्तानी है। मुझ पे तो आरोप पहले भी था कि खालिस्तानी है। कौन कौन एजेंट है? मगर मैं अपनी आवाज बंद नहीं करूंगा। मैं बात ये कहता रहूंगा कि जो हमने तरक्की इतने सालों में की है वो सेकंडों में मिट जाएगी और करोड़ों लोग बेगुनाह इसे शिकार हो जाएंगे। देखिए, आप खुद देखते हैं, प्रधानमंत्री का बयान अभी आया था, उन्हें ANI को इंटरव्यू दिया था, उन्हीं को देते रहते हैं और कहा था वहाँ सिर्फ 5 खानदान है जो 370 की बात करते हैं। अगर 5 ही खानदान हैं यहाँ पे तो बाकी लोग जो ये वोट कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? हाँ, बल्कि एक जगह तो उन्होंने आज़ादी के नारे मारे, जिनके हक में वो बोल रहे थे कि इनके साथ रहो, वो आज़ादी का नारा मार रहे थे। हमने कभी आज़ादी का नारा नहीं मारा। हमने कहा जो हमारे हक है उसको देखिए। कभी मैंने नहीं सुना कि एक रियासत को जो है यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, बल्कि मैंने सुना यूनियन टेरिटरी को रियासत बनाते हुए। देखिए, जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो सकते हैं और बड़े अमन से हो सकते हैं, ये इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? जरूर होंगे इंशाअल्लाह। और जैसा हमने देखा है, बयानात जो आए हैं हुकूमत से भी आए हैं और इलेक्शन कमीशन से भी आए हैं कि बहुत जल्दी हम लोग इसका इलेक्शन करेंगे। हम समझते हैं कि जो ये अमरनाथ यात्रा जी ख़त्म हो जाएगी, ये इलेक्शन ज़रूर आएगा। देखिए, स्टेट हुड तो देना ही पड़ेगा। कोई भी हुकूमत जो दिल्ली में आएगी वो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये लोगों के दिल जीत नहीं सकेंगे। हाँ, ताकत के बल पे हम दबा के रखेंगे, मगर दबा कब तक रहेंगे? एक दिन तो ये फटेगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। कावेरी उधमपुर में डाक मतपत्रों की गिनती पर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन। डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 10 ARO 60 टीमें गठित। DEO राकेश मनहास ने की अध्यक्षता। घरोटा पुलिस ने गोवंश की तस्करी की कोशिश की नाकाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 26 गोवंश को बचाया गया। जम्मू के DC सचिन कुमार ने वाहन को खींचने के लिए जानवरों के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। जानवरों की सुरक्षा के लिए आदेश किया जारी। 12 बजे से 3 बजे तक जानवरों के इस्तेमाल पर मनाही। न्यूज 18 की खबर का असर। पुलवामा के DC ने लिफ्ट सिंचाई योजना को बिजली आपूर्ति का आदेश दिया। किसानों ने DC और कार्यकारी अभियंता PDD को जताया आभार। रियासी में प्रशासन की नई पहल, बेटियों के पैदा होने पर मनेगा जश्न। जिला अस्पताल से हुई इस मुहिम की शुरुआत। उधमपुर के गुधार जंगलों में लगी आग का बढ़ता दायरा, आग बुझाने की कोशिश। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ले रहा ड्रोन की मदद। आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए जुटा विभाग। गर्मी के मौसम में जंगलों में लगती रही आग। बारामूला में MBB। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान दिया है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि POK को लेकर हम अपनी स्थिति पर कायम हैं। पूरा जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत का हिस्सा है। वो भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा बने रहेंगे। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर हमारी स्थिति सबको पता है। ये हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है।
हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी अब वास्तविकता पे आधारित नज़रिया सामने आ रहा है और सामने देखा जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम जो टिप्पणी की बात कही आपने उसको हम इस नज़रिए से देखते हैं। We are aware of you are aware of our position on this issue. I need not reiterate that. We note that there is an objective view emerging in Pakistan as well on this particular matter. गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। ओएसी के केंद्र प्रशासक ने प्रतिभागियों को वन स्टॉप सेंटर की ओर से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी दी, जिसमें तत्काल बचाव और प्रतिक्रिया, कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, चिकित्सा सुविधाओं और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श शामिल थे। लेह में NRLM को SNA यानी सिंगल नोडल अकाउंट और इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम में बदलने पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन DC कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग लद्दाख ने की। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों को सामुदायिक निवेश, निधि प्रबंधन, भौतिक प्रगति रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्ट आदि पर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान लेखा अधिकारी कनीज फातिमा, ग्रामीण विकास विभाग AG जरगर, ACD ले पद्मा आगमो, ग्रामीण विकास विभाग निदेशालय सहायक लेखा अधिकारी और लद्दाख ग्रामीण आजीविका मिशन के पदाधिकारी समेत कई अन्य लोग भी उपस्थित रहे। स्कीम जो है वो ऐसा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे कंट्री में रूरल लाइवलीहुड को बढ़ावा देने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करती है। तो अभी तक क्या होता था, अभी तक पुराने मॉड्यूल के हिसाब से हमें जो फंड फ्लो और जो आपके सारे NRLM रिलेटेड वर्क्स थे, जो प्लान्स अप्रूव करने होते हैं, वो सारा कुछ ऑलमोस्ट मैन्युअली था। तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से हमारे रिसोर्स पर्सन आए हैं। एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है EFMS और SNA मॉड्यूल, जो जिसके तहत जो है पूरा ये सिस्टम जो है आपका ऑनलाइन रहेगा। तो ऑनलाइन रहने की वजह से हमें एक तो इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और तीसरा इसमें आपका जो काम है वो टाइम बाउंड मैनर में इफेक्टिव तरीके से होगा। तो यहाँ हमारे रिसोर्स पर्सन आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, जो 2 दिन की ट्रेनिंग करा रहे हैं पूरे UT लद्दाख में। पूरे हमारे यहाँ NRLM के जितने भी स्टाफ हैं और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और डायरेक्टर लेवल पर जो भी अकाउंट्स के बंदे जो NRLM से डील करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि नए मॉड्यूल में उनको काम कैसे करना है। तो इससे हमें एक फ़ायदा ये होगा कि पूरा फंड फ्लो जो हमारे गाँवों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जितने भी सारे NRLM से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो इसी मॉड्यूल के थ्रू होगा और ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड मैनर में होगा। मेंढर में ट्रैफिक SO के ट्रांसफर पर टैक्सी यूनियन और अन्य सिविल सोसाइटी की तरफ से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें फूल मालाओं के साथ विदाई दी गई। वहीं इस मौके पर टाटा सुमो यूनियन के साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे। सब मेरे ड्राइवर कहने लगे कि जो SO मारू साहब हैं वो हमारे बीच में 3 महीने की जो तैनाती थी इन्होंने गुजारी और बहुत अच्छे तरीके से गुजारी, और मुझे लगता है कि ये पहली तैनाती इनकी है कि जिसमें हमने कभी भी हमारे ट्रांसपोर्टरों की तरफ से, हमारे एजेंटों की तरफ से, हमारे बसों के प्रधान आज बीच में आए हैं, ये भी पहली बार यहाँ पर आए हैं हमारे बीच में। मारू साहब के शुक्रिया अदा करने के लिए पहली बार हमारे बीच में आए हैं। जो ट्रैफिक का काम था वो मोटर व्हीकल एक्ट में हमें करना ही पड़ता है, चाहे किसी भी कंडीशन में हो। तो उसमें ऐसा था कि हम जो अपना काम था हमने कानून तौर पर वो तो हमने पूरा करते ही रहे। तो फिर इतना करने के बावजूद बहुत लोगों का हमने चलान भी किए जिनसा, और दूसरे कुछ गाड़ियों के डॉक्यूमेंट थे उनका हमने ऐसे हरासमेंट भी किया, गाड़ियाँ सीज भी की होंगी सब। फिर भी मुझे इतना मैटर से, ये मेरी अपनी तहसील थी, मुझे प्यार मोहब्बत मिला, मैं सबका ये शुक्रिया अदा करता। आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान सीमा संगराल सीमा सुरक्षा चौकी के पास मौजूद साईं सवाली 9 गज पीर की दरगाह पर मेले का आयोजन किया गया। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल एवं स्थानीय प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के लिए विशेष तैयारी की गई थी।
पर पहुंचकर पीर बाबा 9 गज पीर और महाराज की मजार पर पहुंचकर पीर बाबे का आशीर्वाद लेने के लिए तथा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और जहां का पीर बाबे की मज़ार का मतलब है, पीर बाबा मज़ार पर तकरीबन 1947 से पहले के जहां पर मेला लगता था और जब से लोग जहां पर आए हैं बहुत ही विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। देश भर में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है और तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए अच्छी खबर है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो चुका है, जिससे जम्मू कश्मीर और हिमाचल को गर्मी से राहत मिलेगी। गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल, हर जगह जो है तराही तराही है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश जी। डॉक्टर साहब, ये जो जम्मू में हम देख रहे हैं 43 डिग्री 44 डिग्री गर्मी की छुट्टियों का ऐलान किया जा रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं, कैसा मौसम रहने वाला है? देखिए, अभी क्या था, जो पीक था वो हमारा कल तक था पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अगर आप बाकी भी बात करें, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी में अभी तक हमने रेड अलर्ट दे रखा था। आज से हमने जो है वहाँ वार्निंग डिग्रेड कर दिया। इवन कल ही बहुत सारी जगहों में जो टेम्परेचर्स हैं ड्रॉप हो गए हैं। तो अभी अगर जम्मू कश्मीर और उसकी बात आप स्पेसिफिकली कर रहे हैं, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर से देखें, आपको दिख रहा है कि जो पूरा J&K हिमाचल क्लाउड से भरा हुआ है। तो इसके कारण क्या है कि हमने हीट वेव दिया आज के लिए, तो मार्जिनली हीट वेव कहीं जम्मू डिवीजन में 1-2 स्टेशन आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो इसके बाद अवेट हो जाएगा। लेकिन अगर जिस तरीके से देखें, हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो, ये बड़े ठंडे इलाके माने जाते हैं, लेकिन इसमें भी गर्मी इतनी ज्यादा होना, ये क्या नेचुरल है? ये होती है हमेशा? होता है हमेशा। जैसे आप जम्मू डिवीजन की बात करें, वहाँ भी टेम्परेचर्स होते हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करें, हिमाचल में बहुत बारी कंटिन्यूस हीट वेव होता रहा है। हिमाचल में क्या है कि जैसे जो लोअर डिस्ट्रिक्ट है, ऊना वगैरह में, वहाँ भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इवन 45 डिग्री क्रॉस हो जाते हैं। ऑलमोस्ट प्लेन्स है, नॉर्थ पंजाब के साथ है, प्लेन्स है, तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ ही जाते हैं। तो इट्स नथिंग अनयूजुअल। अगर राजधानी की बात करें, राजधानी में जिस तरह का मौसम देखने में आ रहा है, आसपास के जो इलाके हैं, कब तक टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएगा? जैसे 50 डिग्री के आसपास जो चीजें जा रही हैं। अभी क्या है कि कल से क्या हो गया कि मॉइस्चर आपका अरबियन सी से जा रहा है, अरबियन सी से हवाएं जा रही हैं। इसके अलावा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी प्रभाव है, उसके कारण हमने ये पंजाब में भी क्लाउड है, हरियाणा, बैक यूपी में क्लाउड है। इसके कारण क्या रहेगा, हवाएं जब जहां से जाएंगी तो थोड़ी ठंडी रहेंगी। और ऊपर से क्या है कि इससे पहले क्या था, एक तो सिस्टम था जब साइक्लोन का रेमिनेंट था। जब साइक्लोन एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है कि वो हवाओं को अपनी तरफ खींचता है, उस समय सारी हवाएं पाकिस्तान की तरफ से जा रही थी। पाकिस्तान में टेम्परेचर ज्यादा होते हैं, वो दूसरा एक रीजन था कि थोड़े दिन पहले टेम्परेचर्स बहुत बड़े हुए थे। अब सारा पैटर्न ब्रेक हो गया, अब हवाएं हमारी अरबियन सी से जा रही हैं, जो टेम्परेचर स्लोली कम हो रहे हैं। और इसके लिए हमारा यही अनुमान है कि स्लोली जब कम होते जाएंगे, इसलिए जो हमारा अलर्ट है, कल तक रेड था, आज के डेट में हमने ऑरेंज अलर्ट ही दे रखा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, NCR, दिल्ली, सभी जगह में टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होते जा रहे हैं और 1-2 दिन में ऑलमोस्ट वेट हो जाएगा। सर, आखिरी सवाल, थोड़ी सी राहत जरूर मिली है जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ, थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन सवाल यह है कि मानसून कब तक आ सकता है? देखिए, आपने मानसून का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले पूछना चाहिए था, आप देखिए जहाँ पूरा क्लाउड्स भरा हुआ है, ठीक है, आज जो मानसून की कंडीशंस है सारी सेटिस्फाइड है, ठीक है। उसको देखते हुए हमने केरला में ऑनसेट मानसून किया आज। उसके साथ ही जितनी कंडीशंस है उसमें हम देखते हैं कि जो वेस्टर्लीज की डेप्थ है, मीन जो जहां हवाएं आती है उनकी डेप्थ 4.5 किलोमीटर तक है। स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है, जिसके प्रभाव से जहां हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, जहां पे ऑनसेट हुआ। और सिमल्टेनियसली जहां भी हवाएं हैं जो बे ऑफ बंगाल से जा रही है, बे ऑफ बंगाल से आने से कंटिन्यूस वहां हैवी, वेरी हैवी, इवन असम मेघालय में एक्सट्रीमली हैवी भी रेनफॉल हो रही है और वहां भी ऐसे सिनेरियो रहेगा। तो ये मानसून केरला भी ऑनसेट हो गया, उसके साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी कवर हो गया। दिल्ली कब तक उम्मीद? दिल्ली का तो अभी दूर है, अभी 30 जून के बाद अभी आएगा। स्लोली जैसे प्रोग्रेस करेंगे, हम प्रेस रिलीज आगे इशू करते हैं। अभी तो हमने यही कहा है कि आगे थोड़ा ऊपर जाएगा। अभी कोस्टल कर्नाटका या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जानी ईस्ट इंडिया आने वाले 2-3 दिनों में रहेगा, उसके बाद जैसे होगा आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कहा जाता है कि दिल्ली दूर है, बहरहाल मानसून के लिए अभी दिल्ली दूर है, लेकिन जो भारत के दूसरे इलाके हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल हो,